यस सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। सो हम ये पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग यूजिंग एंड maintaining the data in a computer efficiently। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिससे हम डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं इन अ मोर एफिशिएंट वे। कि मतलब अगर मेरे पास लाइक स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट का डेटा मैं किस फॉर्मेट में स्टोर कराऊँ कि मेरा रिट्रीवल एक्सेस करना उसको ईजी हो जाए। तो जैसे हम उसको टेबल में स्टोर करा सकते हैं, ओके, जहाँ पे उसका नेम होगा, उसकी क्लास होगी, नेम होगा, उसका क्लास होगी, उसकी आईडी होगी, मोबाइल होगा, मार्क्स होंगे। सो बेसिकली हम उसको एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर कराएंगे। अगर हमारे पास लाइक एक यू कैन से और बैंकिंग के एरिया में लाइक अगर कि पहले कौन सा पर्सन आया, फिर बाद में कौन सा पर्सन आया, फिर उसके बाद कौन सा पर्सन आया, ऐसे ऐसे करके अगर हमें एक रो को डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए हम डिफ़ाइन ले सकते हैं क्यू का। सो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, ऐसे कौन सा डेटा स्टोरेज। डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली आप बोल सकते हो डेटा स्टोरेज, कि ऐसी हम कौन सी स्टोरेज यूज़ करें जिससे हमारे डेटा को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाए और एफिशिएंट हो जाए, कि टाइम कम लगे एंड कंप्यूटर की मेहनत भी कम लगे। सो दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ क्यों करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अब जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एग्जांपल्स क्या हो गए डेटा स्ट्रक्चर्स के? एग्जांपल्स हो गए एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट और हीप एक्सेट्रा। सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए डेटा स्ट्रक्चर के। सो हम इनकी एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ पे हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। सबसे पहले लाइक स्टैक ऑफ यू कैन से योर क्लोथ्स इन वार्डरोब। जो हमारी अलमारी होती है, उस अलमारी में हमारे पास जो कपड़े होते हैं वो भी हमारे किस फॉर्मेट में होते हैं? स्टैक के फॉर्मेट में, एक के ऊपर एक। तो पहले जब ये वाला कपड़ा हटेगा तभी उसके बाद अगले वाला कपड़ा निकलेगा। ओके, सो इन कंप्यूटर की अगर एप्लीकेशन में देखें तो हमारा स्टैक कहाँ पे यूज़ होता है? हमारा स्टैक यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब हमारा सिस्टम जो है रिसोर्सेज को, जैसे हमारे पास लाइक कई सारे वो है, यू कैन से रिसोर्सेज लाइक जैसे प्रिंटर हो गया, ओके, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क होगी। तो ये वाले जो हमारे रिसोर्सेज है सारे, ये हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं जो इन रिसोर्सेज को यूज़ करने वाली है, जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, ठीक है, हमारे पास एक्सेल हो गया, हमारे पास ये दो हमारे पास मान के चलो प्रोसेसेस है। इनको क्या कहते हैं, इनको हमारे प्रिंटर चाहिए कुछ प्रिंट कराने के लिए, बट हमारे पास रिसोर्स एक है और प्रोसेस हमारे पास दो है। तो कौन सी प्रोसेस को पहले प्रिंटर मिलेगा, कौन सी को बाद में मिलेगा, वो भी हमारा कैसे डिसाइड होता है? इन हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प की वजह से। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे क्यू में सबसे पहले कौन आया हुआ है, हमारा MS वर्ड है या एक्सेल है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जो हम आगे एग्जांपल देखेंगे, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, वो भी हमारे किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट होता है? स्टैक की हेल्प से। सो दीज आर ऑल द यू कैन से द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, डेटा स्ट्रक्चर से हमारा होता क्या है?
लाइक क्यों हम यूज़ करते हैं, वाई। पहला, एफिशिएंट बना देता है सिस्टम को, सिस्टम की मेहनत, टाइम, रिसोर्सेज सारे के सारे क्या लगते हैं, कम यूज़ होते हैं। फिर रीयूजेबल, हम इजली जो हमारा डेटा है, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर हुआ है, हम उसको बार बार अलग अलग एप्लीकेशन में रीयूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस रीयूजेबल, ओके। फिर उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, अगर हमारा डेटा एफिशिएंटली स्टोर होगा, मेंटेनेबिलिटी, अगर हमारा लाइक द डेटा हमारा अगर यू कैन से एफिशिएंटली अगर डेटा स्टोर होगा तो हम उसको ईजिली मॉडिफाई, उसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। सो ईजी टू मॉडिफाई एंड मेंटेन, तो एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ये तो था हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं आगे एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। अब हम कोई भी कोड लिखते हैं, कोड इन द सेंस लेट्स से सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, अगर आप अपने, ये आप हो और ये आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप इसको कुछ पढ़ाने लग रहे हो, तो आप अब नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करोगे, नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करोगे या हिंदी यूज़ करोगे, कोई सी नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे उसको पढ़ाने के लिए, ताकि उस बंदे को ईजिली समझ में आ जाए। ओके, सो एल्गोरिदम्स वही चीज़ है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कोड होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होता है, जिसको थोड़ा पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको इंग्लिश में लिखना या किसी भी एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि उसका मीनिंग सेम रहे बट इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। अब मान के चलो आपके दोस्त को यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, जैसे उसको दिल्ली से लेट्स से यू कैन से चेन्नई जाना है, ओके। सो उसको ये बताने के बजाय कि भाई आगे से 70 मीटर ऐसे लेफ़्ट लियो, फिर लेफ़्ट लेने के बाद एक हाईवे आएगा, हाईवे से 3 किलोमीटर चलता जाइयो, फिर लेफ़्ट राइट लियो, राइट लेने के बाद फिर चलता जाइयो, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीका बताने के बजाय उसको सिंपल हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ से तू अपना भोपाल जा, भोपाल से तू बेंगलुरु जा, और बेंगलुरु से चेन्नई जा। तो उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स तरीके को तोड़ के सिंपल भाषा में बताना ही क्या होता है हमारा एल्गोरिदम। ओके, कि एक चीज़ काम कैसे करेगी, वो होता है एल्गोरिदम। अब एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको। इसका एग्जांपल क्या हुआ कि लेट्स से हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, एडिंग 2 नंबर्स, तो उसका एल्गोरिदम कैसे लिखा जा सकता है कि टेक इनपुट ए एंड बी, add A and B and store the result in C. डिस्प्ले C, बस। सो ये बन गया हमारा एल्गोरिदम फॉर एडिंग टू नंबर्स। सो दिस इज एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को डिसाइड करने की हमारी आगे टेक्निक्स क्या होती है कि कौन सा एल्गोरिदम कितना अच्छा है, कितनी देर में कंप्लीट होगा वो। और अब एक एल्गोरिदम को लिखने के भी कई तरीके हो सकते हैं, मतलब एक कोड को लिखने के भी कई तरीके हो सकते हैं, कि जैसे या सो एक कोड को लिखने के भी हमारे 2 तरीके हो सकते हैं, तो हम कैसे उसको करते हैं कैसे नहीं करते, अब हम वो देखते हैं। ओके,
जैसे हमारे पास लेट्स से यस, जैसे लाइक हमारे पास एक मतलब एक रो है जिसमें हमारे पास कुछ लोग खड़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स. ओके, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ये इनकी हाइट्स है. ओके, अब हमें ये डिसाइड करना है इसमें कि भाई हाइट नंबर 4 का स्टूडेंट कौन सा है. ओके, सो ये पता लगाने के लिए, मतलब उसको पहचानने के लिए कि हाइट नंबर 4 का स्टूडेंट कौन सा है, हम क्या करेंगे. हमारे पास दो तरीके आते हैं. पहला तरीका क्या है कि हम 1 बाय 1 हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, फिर हम इससे पूछेंगे कि तुम्हारी हाइट कितनी है. वो बोलेगा 1, नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे. फिर हम यहाँ पूछेंगे, नहीं है, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम आगे चलेंगे. फिर जब हम पहुँच जाएंगे उस 4 पे, तो हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे. तो इसमें हम कितने स्टेप्स लगे हमारे पास? 4 स्टेप्स. ओके, 4 स्टेप्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस. अब यही सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे कि भाई लाइक हमें ये इस 4 वाले बंदे को ढूंढना है, तो हमारे कितने स्टेप्स लगते हैं. अब हमारे पास तरीका क्या है, अब हमें ये पता है कि भाई ये जो है सारे छोटे से बड़े उसमें खड़े हैं. तो अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूँ और मैं इस रैंडम बंदे को पकड़ूँ और मैं इससे पूछूं कि भाई तेरी हाइट क्या है. अब उसने बोला मेरी हाइट 3 है, बट हम ढूंढ किसको रहे हैं? हम 4 को ढूंढ रहे हैं. तो हमें इतना पता है कि भाई अगर ये 3 की हाइट का है तो 4 वाला इसके राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसके सारे छोटे हैं और राइट साइड में सारे इससे बड़े हैं. और हमें इससे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा. तो बेसिकली हम एक तरीके से इसको सारे को नेगलेक्ट कर रहे हैं कि हम इसके पास जाएंगे ही नहीं. ओके, फिर हम किसके पास आए? फिर आगे के पास आए. अब हमारे पास बची क्या? सिंपल ये. अब ये लोग तो हट गए सारे के सारे, ठीक है. अब हमारे पास रह गए सिर्फ 3 लोग. अब इसमें भी हम कहाँ पे आए? अब इसमें हमने फिर इस बंदे से पूछा कि भाई तेरी हाइट क्या है. वो बोला मेरी हाइट 5 है. अब हमें ये पता चल गया कि भाई 4 हाइट का ढूंढने के लिए हमें इसके नीचे जाना पड़ेगा. ओके, क्योंकि इसके ऊपर तो मिलेगी नहीं, इसके ऊपर तो सारी बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी 6 7 8 वगैरह. तो मतलब इसके आगे का भी सारा ये हट गया. ओके, अब एक वैल्यू रहेगी. अब इससे हमने पूछा कि तेरी हाइट क्या है. वो बोला मेरी हाइट 4 है. हमने कहा कि ओ यस योर हाइट इज़ 4, सो दैट मीन्स हमें यहाँ से मिल गया. तो हमारे पास कितने लोगों से पूछा हमने? एक तो इस 3 वाले लोग से पूछा था, एक 5 वाले से पूछा था. तो मतलब हमारे पास 1 2 3 लोगों से पूछा हमने. तो यहाँ पर हमारा कितने स्टेप्स में काम बन गया? 3 स्टेप्स में. तो एक तरीका ये हुआ और एक तरीका ये हुआ लिखने का. तो इसमें हमें टाइम लगा 4 का, लेट्स से 4 यूनिट्स, और इसमें हमें टाइम लगा 3 यूनिट्स. सो आगे जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यही पता लगाने में हेल्प करता है कि कौन सा तरीका बढ़िया है और कौन सा तरीका बेकार है टू सोल्व एनी क्वेश्चन. ठीक है, कि मतलब मेरे को अगर सेम प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके हैं मेरे पास लिखने के, तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, कौन सा तरीका मेरा बेस्ट रहेगा. तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2. सो इसने हमें बताया कि तरीका नंबर 2 इज़ बेस्ट. तो हम इससे कोड लिखेंगे ताकि हमारे कंप्यूटर में जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में हमारा टाइम कम लगे टू सोल्व दिस क्वेश्चन, और कम से कम रिसोर्सेज लगे. सो ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो अभी के लिए बाय बाय. और अगर किसी को भी कोई डाउट हो या किसी लेक्चर में या फिर डीएसए के छोड़ के किसी और अलग सब्जेक्ट में भी कोई डाउट हो, तो वो मेरे को इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके मेरे को बता सकता है. एंड मैं उसकी जितनी हो सकेगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि उसका वो डाउट क्लियर हो जाए. So thank you. We will meet in the next class.